बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम अपने एक सीनियर लॉयर अब्दुर्रहमान मंसूर भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं ये, इनसे इनका इंटरव्यू करने आए हैं। तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, इनसे ही पूछते हैं सारे इनके अहवाल। जी अब्दुर्रहमान भट्ट साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है जी। वालेकुम ठीक है। सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब आतिफ साहब, आपसे हम जो है आज आपकी कुछ बायोग्राफी के बारे में पूछेंगे। पहले आप हमें थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें, फिर हम आपके इस प्रोफेशन में जो आपके तजर्बात हैं उनसे हम इस्तिफादा हासिल करेंगे। जी रहमान साहब। आपको मेरा नाम तो पता चल ही गया, अब्दुर्रहमान मंसूर भट्ट मेरा नाम है। बिलोंग्स टू कश्मीरी फैमिली। और ये है कि आई एम फर्स्ट लॉयर इन माय फैमिली। पहले मेरी फैमिली में कोई लॉयर नहीं थे, मुख्तलिफ काम करते थे। और आई कंप्लीटेड माय एलएलबी इन ईयर 2006 और तकरीबन 17 टू 18 ईयर्स हो गए। उससे पहले जो है मेरा जो टू स्पेशलाइजेशंस थी, मास्टर्स थे, जिसको आप एमबीए भी कह सकते हैं, मार्केटिंग में और फाइनेंस में। एक मसूरी स्टेट्स यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कैंपसेस थे यहाँ पे हमारे लाहौर में, वहाँ से मैंने एलएलबी करने से पहले एमबीए किया था। और उसमें स्पेशलाइज मैंने की थी मार्केटिंग में, फाइनेंस में। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा रुझान वैसे शुरू से ही लॉ प्रैक्टिस में कॉर्पोरेट साइड से था, इसलिए मुझे वो एजुकेशन काफ़ी हेल्प आउट करती थी। और उसके अलावा ये है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी रही। पंजाब कलर मेरे पास था व्हेन आई वाज यंग, एंड आई प्लेड लॉट ऑफ फुटबॉल अबाउट 15 टू 16 इयर्स। तो बस वक्त के साथ साथ बस एजुकेशन के बाद लॉ की एजुकेशन के बाद इस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया। और बाकी मेरी फैमिली क्या है कि आई हैव टू सन्स। वन ऑफ द एल्डर वन जो है वो भी इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कर रहा है एलएलबी। उसका पार्ट वन आजकल चल रहा है वहाँ पे, ऑलमोस्ट एंड सेकेंड ईयर में वो प्रमोट हुआ है। तो इज़ ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन दिस लाइन। और उसके अलावा बेटा एक छोटा और है जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ता है, और वो भी होपफुली कि वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को ज्वाइन कर लेगा एक्सटर्नल लॉ के लिए। बाकी मुझे इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट अब 17 टू 18 ईयर्स हो गए हैं। और आई फील वेरी गुड इन दिस प्रोफेशन। इट्स अ लवली जॉब। एज यू नो दैट दिस वाज द प्रोफेशन। इसको प्रोफेशन तो नहीं कहा जा सकता जहाँ से बेसिकली ये हम कह लें कि ये प्रोफेशन स्टार्ट है, बिकॉज दैट वाज द ये लॉर्ड्स का काम था। और यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड्स जो थे वो बेसिकली ज्यूरीज के आगे, या जो प्रीवी काउंसिल्स आप जिसको आप जानते हैं, उसके वहाँ पे सारी ये प्रोसेसिंग जो लॉ की होती थी, वो ये फील्ड थी एक प्रॉपर। खैर एनीवे, वी आर इन पाकिस्तान और यहाँ पे अब एक ये प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफेशन बन चुका है। और इसके अंदर आपको पता है कि बेपनाह लोग जो हैं इस टाइम इस प्रोफेशन से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी हेल्पिंग। एंड आई थिंक अगर इस प्रोफेशन को आप समझें तो ये एक मैं इसको एक इबादत का दर्जा देता हूँ। क्योंकि आप आजकल के दौर में अगर एक इंसान को हेल्प आउट करते हैं और उसको मुश्किल से निकालने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये एक इबादत से कम नहीं। अगर आप इसको ऑनेस्टी और नहायत दिल से और जज्बात, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, तो ये मेरी तमाम हिस्ट्री है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाट आई फील अबाउट द प्रोफेशन। जो मैं इस प्रोफेशन को समझता हूँ वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसा कि बताया कि आप जो है सिंस 2007 जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने इस प्रोफेशन को कैसा पाया है कि ये कोई आसान प्रोफेशन है या मुश्किल है, या एक प्रोफेशनली इसे पूरा कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है, ये भी ज़रा बताइएगा। जी डेफिनेटली आतिफ साहब, एक बात
हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि कोई भी प्रोफेशन आसान नहीं होता। बात होती है कि आप उसको कितना प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं। देखिए, आप एक कारपेंटर को देखें जो एक तरखान है, अगर वो उसके ऊपर कंसिस्ट करे अपने प्रोफेशन पे, उसको सीखना शुरू करे और सीखता रहे डे बाय डे, तो वो एक इतना अच्छा एक कारपेंटर बन जाता है कि उसके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको अवेलेबल हो और आपको सिर्फ टाइम लेना पड़ता है। इसी तरह ही बहुत सारे प्रोफेशन हैं, और ये हमारा प्रोफेशन तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि एवरी सिंगल मिनट जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा होता है उसमें आप लर्न करते हैं। क्योंकि आप देखें, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जितनी भी कोर्ट्स हैं उसमें डेली लॉ के ऊपर डिस्कशन होती है। उस डिस्कशन से इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है और रोजाना नई साइटेशंस आती हैं, तो आपको बड़ा अपडेट रहना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फ्यूचर में एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। स्पेशली मैं समझता हूं कि जो अर्ली 5 इयर्स हैं एक लॉयर के, वो बड़े डेडिकेटेड और बड़े हार्ड वर्किंग होने चाहिए। क्योंकि लॉयर, आप समझिए कि जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर आपकी जिस्म, आपकी हेल्थ का जिम्मेदार होता है, उनकी बीमारियों, उनकी डिजीजेस के हवाले से, इस तरह आपकी वेल्थ और आपकी डिफेंस वो एक लॉयर ही करता है। तो लॉयर जो है वो आपकी डिफेंस और आपकी वेल्थ डॉक्टर है, तो उसको उतना ही अपडेट और उतना ही एक्सपर्ट होना चाहिए जैसे आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को समझते हैं। तो उस तरह का एक लॉयर बनने के लिए कि आप लोगों को प्रॉपरली और 100% सेटिस्फैक्ट्री लेवल के ऊपर आप उनको एडवाइस कर सकें और उनको आप हेल्प आउट कर सकें, आपको पढ़ना पड़ता है। इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। वकालत कोई आसान पेशा नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ आप इसके साथ इंसाफ करें, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग जॉब। और जो हार्ड वर्क करते रहे हैं, जिन्होंने अपने अर्ली 5 to 10 years जो हैं वो हार्ड वर्किंग के साथ गुजारे हैं, तो दे आर द वेरी फेमस लॉयर्स हैं। आप किसी भी बड़े वकील को आप देख लें तो उसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल करें आप, और आपको करना पड़ता है। ये बिल्कुल भी आसान और इजी प्रोफेशन नहीं है। इस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर वक्त नई चीजें, नई चेंज, नई साइटेशन। बल्कि लास्ट ये 2000 के बाद से आप देखें कि एक तूफान लिटिगेशंस का है, वो चाहे पॉलिटिकल बेसिस पे हो, कहीं भी हो, कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं और नए नए फैसले आए हैं। आप आज से 10 साल या 15 साल पहले के आप देख लें कि वो जो फैसले अदालतों के या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, वो तो कहीं पीछे रह गई। अब तो पीछे 10 सालों के अंदर, 15 सालों में इतनी चेंजेस आई हैं कि अगर आप उसके बारे में आपने अपने आप को अपडेट नहीं रखा हुआ इन 10-15 सालों में और आगे, तो आप समझेंगे एक आउटडेटेड है। तो इसलिए इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। इट्स वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशन। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और भी मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें कोई केसेस आसान नौइयत के होते हैं जो कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं, या मुश्किल नौइयत के होते हैं, या किस तरह के वो केसेस होते हैं, ज़रा ये भी हमें देखिए जी, बताइएगा। जो केस तो कन्फ्रंट ना हो वो तो आसान केस है, लेकिन जब कोई केस कन्फ्रंट हो जाता है और उसके अंदर आपको कुछ प्रूव करना पड़ जाता है जो कि बेसिकली बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, तो इस तरह के केसेस में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक मुश्किल केसेस बन जाते हैं। जैसे अब एक सिंपल अगर सक्सेशन का केस है या एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर लीगल एयर्स है, एक सिंपल केसेस हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई ऐसी बात दूसरी तरफ से आ जाए जो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कन्फ्रंट हो जाए बाद में, तो वो एक केस मुश्किल केस बन जाता है। तो इसलिए हर केस को बड़ी दिल के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बहुत अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी साइड से क्या हो सकता है, इसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। अपने सवालों से ज्यादा आपको इस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि दूसरी तरफ से क्या सवाल हो। तो इसलिए आसान केसेस या मुश्किल केसेस, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई डेफिनेशन है। असल में जब केस चलता है तो पता चलता है कि उसके अंदर क्या चीज आनी है। जब कोई चीज ऐसी आ जाए जिसमें एम्बिगुइटी हो, तो फिर वो डेफिनेटली एक मुश्किल केस बन जाता है। और उसको कुछ ऐसी हैं जिससे इनहेरिटेज के बहुत सारे अपना सॉरी आपके विरासत के जो मामलात हैं, इसमें कुछ एक स्टेज तक तो बहुत आसानी से आप कहते हैं कि केस कंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स देखें,
जो मोहम्मदन लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उसको अब आगे जब विरासत आगे जाती है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें बहुत डीपली उसको पढ़ना पड़ता है और कोर्ट्स को बहुत असिस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारी रोज़मर्रा के काम है और ये हमें हम फेस करते रहते हैं। तो इसलिए हम ये कहना कि आसान केस कौन सा है, मुश्किल केस कौन सा है, ये को हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते या इसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि केस की जैसे अभी आप थोड़ा सा बात कर रहे थे कि पढ़ के जाना चाहिए, प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर होके जाना चाहिए, तो क्या कोई प्रेजेंटेशन ऑफ केस जो है वो कोई मायने रखती है इस प्रोफेशन में? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि प्रेजेंटेशन डेफिनेटली देखिए, आपने एक सुनिए होगा कि नो दाय जज। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कोर्ट्स को आप सेटिस्फाई करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, नो दैट जज कि जज क्या चाहता है, जज क्या समझता है, जज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं तो आप अपने केस को अच्छी तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये देखें हाई कोर्ट में आप देखें कि आप जो जो ऊपर वाली कोर्ट्स में जाएंगे तो टिपिकली लॉ के ऊपर बात होती है। इसी तरह ट्रायल के जो केसेस हैं उसकी प्रेजेंटेशन और है, और प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। सिर्फ केस के फैक्ट्स लॉ के अलावा जो आपने बात प्रेजेंटेशन की क्या है, प्रेजेंटेशन ये नहीं कि आपका एक केस लिखा हुआ है उसके ऊपर खूबसूरत हाशिए बने हुए। प्रेजेंटेशन है जज को बात समझ आनी चाहिए, जज क्या समझ रहा है, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। आपको अपने केसेस पढ़ के फाइल करने चाहिए बहुत अच्छी तरह से। हमारे यहाँ ये होता है कि हम बहुत सारी ऐसी ग्राउंड्स भी लिख देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और वो बड़ी मिस प्रेजेंटेशन हो जाती है। जज बाज का पूछ लेते हैं कि ये ऐसी ये बात है और ये बात है, ये कैसे ग्राउंड्स हैं, तो वहां पे आपके पास अगर उसका जवाब नहीं है तो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो आपको अपने केस के अंदर बड़ी प्रेजेंटेशन के हवाले से हर मामले में वेल प्रिपेयर होना चाहिए। नॉट नॉट ओनली कंसर्न्स टू द प्रेजेंटेशन, your facts, your on which law you are presenting your case, वो सब में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें जो जजमेंट्स जो हैं वो भी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस जो है वो भी साथ जो है वो अनेक्स करनी चाहिए, या वो जो जजमेंट्स हैं उनका जिक्र करना चाहिए इन द प्लीडिंग्स या नहीं करना चाहिए? ये भी ज़रा हमारे आने वाले, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, जो एसोसिएट्स जो नए आ रहे हैं, उनके बारे में ताकि आसानी हो सके, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, एक बड़ा अच्छा सवाल आपने और किया है कि हमें अपने केसेस के अंदर देखें साइटेशंस और जो इंटरप्रिटेशन हायर कोर्ट्स या एपेक्स कोर्ट्स करती हैं वो डेफिनेटली बाइंडिंग होती हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर। तो अपना केस जब भी प्रिपेयर करें, जो भी यंग लॉयर्स हैं जो हमारे जो भी, वो उनकी ग्राउंड जरूरी नहीं होता कि उस साइटेशन का आप डायरेक्ट जिक्र करें। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। आप उन साइटेशंस को समझते हुए अपने केस के मेरिट्स बनाएं। फैक्ट्स तो चेंज नहीं हो सकते, मेरिट्स को आप अपना जो केस का मेरिट है उसको इस तरह मोल्ड करें कि कल को आप जब वो साइटेशंस या वो आप लॉ जो आप समझते हैं ये आपके हक में जा रहा है या आपको उसको बेनिफिट दे सकते हैं, जब आप वो प्रेजेंट करें तो आपकी जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं, आपका जो केस है वो उसके अकॉर्डिंग टू चल रहा हो। आप साइटेशंस अगर आप नरेशन करेंगे तो उसमें देखें दो तरह के मामला हैं, एक होते हैं क्रिमिनल केसेस, एक होते हैं सिविल केसेस। कुछ मामला देखिए क्रिमिनल केसेस में बहुत सारी चीजें जो है उनको अवॉइड किया जाता है कि वो फौरी तौर पे ना बताई जाए। इस तरह सिविल केसेस में भी आपको कुछ चीजें अपनी फौरन बताने की जरूरत नहीं होती। जब फाइनल केस की डिस्कशंस होती हैं और ड्यूरिंग द या कोई भी अगर कोई सिविल केस में या किसी भी और यानी कि सिविल साइड के जो मैटर्स हैं तो आप टाइम टू टाइम उसको प्रेजेंट करें और अपनी उन एप्लीकेशंस को या अपनी प्लेन्स को उन तमाम साइटेशंस को मद्देनजर रखते हुए तो अपने केस को उसके मुताबिक बनाना चाहिए। वहां फिर आप मौके के ऊपर जब अपनी फाइनल बहस पे जब बहस कर रहे होते हैं
तो क्योंकि आपको पता होता है कि आपने उस ग्राउंड्स को लेते हुए अपना ये केस बनाया है, प्रिपेयर किया है, उस लॉ को इसके अंदर पुट करने की कोशिश की है अपने केस में, तो वहां पे जब आप बहस के दौरान साइटेशन देते हैं तो वहां वो नरेट करवानी चाहिए जजेस से कि मैंने ये प्रेजेंट की है, इसमें ये बात है, तो ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको मेंशन करें। क्यों? ताकि अगर वो केस आपके हाथ में जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं जाता तो ऊपर वाली कोर्ट्स के अंदर जाके आप उस फैक्ट को भी आप जो है कि हमने ड्यूरिंग आर्गुमेंट ये मामला जो किए थे, हमने ये कोर्ट को बताया था, तो कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग था कि एपेक्स कोर्ट का ये ऑर्डर था, लेकिन उसने उसको कंसीडर नहीं किया। तो इस तरह के पॉइंट्स आप ऊपर अपने एपलेट कोर्ट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़रा कि ये जो कोर्ट्स के अंदर जो अभी आपने जिक्र किया सिविल कोर्ट के बारे में, कि क्या ये केसेस दायर करने की कोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं इनिशियल स्टेजेस पे, मतलब कोई इनकी बाइफिकेशन होती है? ये भी ज़रा बताइएगा कि सिविल, फैमिली, जी, सो ऑन। ऐसे ही है प्रॉपर्टीज के हवाले से, फाइनेंशियल रिकवरीज के हवाले से केसेस जिसको आप सिविल केस कहते हैं, वो सिविल कोर्ट में दायर होते हैं और उनके ऊपर एक सीनियर सिविल जज होते हैं जिनके पास ये इख्तियार होता है और उनके नाम से ये दायर किए जाते हैं। इस तरह फैमिली के जो केसेस हैं जिनमें फैमिली मामला डिस्कस करते हैं और जो बच्चों की जिस तरह गार्डियनशिप होगी, कस्टडी वगैरह, उनके जो केसेस हैं वो गार्डियन वन की अदालत के आप करते हैं, उनके पास वो पावर्स होती हैं, वो आगे उन केसेस को फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह रेंट के मामला, जैसे आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई है, लीज का इशू है, वो रेंट कंट्रोलर होता है जो वो उसकी अदालत होती है, वो उसमें फाइल होते हैं और वो भी सीनियर सिविल जज के पास इख्तियार हैं, वो उसको उन्हीं के नाम से दायर किए जाते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं फिर आगे रेंट कंट्रोलर के पास। तो उसके अलावा फिर सिविल में आप देखेंगे बैंकिंग है, बैंकिंग कोर्ट्स अलग से, वहाँ उनकी बैंकिंग के मैटर्स लगते हैं। इसी तरह आपके बैंकिंग के बाद कुछ रेवेन्यू के मैटर्स भी होते हैं, ये भी बेसिकली सिविल मैटर्स हैं। रेवेन्यू के अपने बोर्ड होते हैं, उनके मुख्तलिफ मामला है। क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको पता ही है कि वो जो है वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स में आप कहते हैं, वो उनमें दायर होते हैं। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स में मीन टू से कि चोरी डकैती। जी, चोरी, डकैती, फेंसेस, ह्यूमन राइट्स के, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, तो अगर ह्यूमन राइट्स डिस्टर्ब हुए हैं, जैसे पब्लिक न्यूजेंस है, तो वो हमारे पास बहुत सारी उसकी रेमेडीज होती हैं, क्रिमिनल साइड पे भी और सिविल साइड पे भी। इस तरह रिकवरी है, कुछ लेन देन के मामला हैं, वो एक डिटेल्स आगे हैं जो हम फिर कभी मौका मिला तो वो डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी मुख्तलिफ कोर्ट्स होती हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, वो उसको टैकल करती हैं। जो सिविल मैटर्स को डील करती हैं कोर्ट, वो सिविल कोर्ट्स कहलाती हैं, सिविल जजेस होती हैं। और जो क्रिमिनल साइड की कोर्ट्स को करते हैं वो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं और सेशन जजेस होते हैं। तो अगर नीचे से अगर आप ऊपर जाते हैं एपलेट कोर्ट में, तो सिविल वाली साइड की जो कोर्ट्स होती हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और जो इन तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड जज होता है, जिसको सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं, जब उसके पास सिविल मामला लगा होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, जब उसके पास कोई क्रिमिनल मैटर जब जाता है तो सेशन जज कहलाता है। अच्छा, ये आपने अपने इतने तवील कैरियर में कोई केसेस जो है वो मुश्किल नौयत के भी पाए, उनका भी ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि कैसे कैसे मुश्किल केसेस का आपको सामना करना पड़ा? मुश्किल केसेस असल में ऐसे बन जाते हैं कि बात का ये होता है कि लोग फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। अब उन फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना और उनके अगेंस्ट ऐसी एविडेंस लाना कि ये झूठा कागज है, या ये एक कोई दो फरीकैन के दरमियान कोई डील हुई थी और मौके पे कोई प्रॉपर शहादत मौजूद ना हो, और अगर कोई शहादत है तो उसको हमने कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है, उस टाइम फिर ये थोड़े से केसेस कॉम्प्लिकेशन हुए थे। बहुत सारे केसेस हैं जो कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि एक तो हमारे पास देखा जाए कि जितनी हमारी केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेस डे बाय डे, हमारे पास जजेस की तादाद कम है, जजेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसलिए आप ये कह लें कि डे टू डे हेयरिंग्स तो हो नहीं सकती। अब ये है कि थोड़ा सा कुछ मामला बेहतर हो हुए हैं पहले से, और 15-15 दिन की डेट्स डाली जाती हैं। कोशिश की जाती है कि 15 दिन से ज्यादा डेट ना डाली जाए, उससे एक लिटिगेशन शॉर्ट हुई है। लेकिन अगर लिटिगेशन के दौरान बाजू दावे और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो कि उसकी तवालत का वजह बनती है, उस पर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। और फिर एक आम जो लेमैन होता है उसके लिए उसको शायद लगता है कि शायद कोई काम नहीं हो रहा, एक प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उन प्रोसेस की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से केस बाज को फंस के रह जाते हैं।
समझ नहीं आती कि केस को यानी कि अगर हम तेज़ करते हैं, अगर उसको उसका ट्रैक फास्ट ट्रैक पे लेके आते हैं तो उसको कहीं हमारे क्लाइंट को उसका नुकसान ना हो जाए। तो डेफिनेटली मुश्किल केस आते हैं, लेकिन ये है कि वो टाइम के साथ साथ अगर आप उसके ऊपर फोकस करें और आप उसके ऊपर टाइम दें और जो है कंसर्न्ड बुक्स को उसके अंदर जो लॉ दिया है उसको आप पढ़ें और आपके देखें कि मंथली आपके ये जो रिसाले आते हैं जिस तरह SCMR है, PLD वगैरह, इसको आप डेली बेसिस पे इसको आप पढ़ते रहें तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है और एक वक्त आता है कि आप उस केस को कहीं ना कहीं ले जाते हैं। और बस ऐसे मामला है, मुश्किल, आसान, नॉर्मल, हर तरह के केसेस चलते रहते हैं। यहाँ पे जो केस की पेंडेंसी जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये पंजाब में जो है वो केस की पेंडेंसी उसके बारे में, या लाहौर में केस की पेंडेंसी है, इसके बारे में ज़रा बात बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, आपको पता है पंजाब की इस टाइम जो पॉपुलेशन है अभी करंट सेंसस के हवाले से वो ऑलमोस्ट 13 करोड़ से ज़्यादा। तो डेफिनेटली लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी, बड़ा शहर है, आबादी ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। छोटे शहरों के मामला तो और ज़्यादातर ज़रूरी इश्यूज होते हैं, ज़रूरी मामला, ज़रूरी केसेस हैं, ज़रूरी ज़मीनों के मामला हैं। यहाँ पे नए नद केसेस हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस अभी भी काफ़ी कम है तो इसलिए पेडेंसी है केसेस की। अब क्योंकि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को और ट्रायल जजेस को इन्होंने अलग अलग किया है, देखते हैं उससे कितना बेहतरी आती है। बज़ाहिर तो अभी उसमें कोई इतनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो भी एक थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया। तो शायद वक्त के साथ साथ जो एक नया ऊपर जुडिशरी ने ये जो एक स्टेप लिया है इसका कोई फ़ायदा हो। तो अभी तो बज़ाहिर ये कि डेट्स हैं और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नोटिसेस जाते हैं उनकी जो तामील है वो एक बड़ा मुश्किल काम है। अब एक तलबी के लिए अगर एक नोटिस लगा है तो वो एक एक साल, दो दो साल हो जाते हैं, वो नोटिस जाते हैं वापस नहीं आते। अब उसमें कोर्ट्स क्या कर सकती है, आपके पास कोई मैकेनिज्म है नहीं। अब ई जो है इन्होंने एक सिस्टम जो निकाला है जिसको वो थ्रू कहते हैं कि ई ई नोटिस, सहूलत। ई नोटिस अब किए जा रहे हैं कि वो एक प्रोसेस जो था जो कि 1 या 2 दिन लेता है वहां से नोटिस जाना, सर्व होना, तो वहीं से वो प्रिंट लेके उसको वहां पे करवा के, तो वो वक्त के साथ साथ चेंजेस की जा रही हैं, क्योंकि एक केस तलबी के बाद तलब होगा तो केस शुरू होगा। तो जब तक उनके आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो नोटिस जाते हैं उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वहां से वापस ही नहीं आते। तो वो नोटिस पे नोटिस होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, तो वो कई कई साल गुजर जाते हैं जो तलबी पे ही केसेस लगे रहते हैं। तो अब जो कि क्योंकि ई नोटिस के जो अब एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मे बी इससे कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो, केसेस की जो पेडेंसीज जो है वो जो एकदम पीछे रहे हैं कुछ कम हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा जब तक आप जजेस की नंबर ऑफ जजेस नहीं इंक्रीज कर सकते। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा कोर्ट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट मूड जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शायद हमारी एक हैबिट बन गई है कि हम डेट्स बहुत ले लेते हैं। जैसे एविडेंस है, एविडेंस के अंदर कई कई मौके दिए जाते हैं, बहस के लिए बहुत ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। तो शायद इंसाफ के लिए इनमें से कुछ परसेंटेज हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मली ये जो है उसको लिटिगेशन को आगे जो है प्रोलॉन्ग करती है। तो इसके ऊपर बहुत देखभाल के आई थिंक के जो हमारी जुडिशरी है, हमारे जजेस हैं और ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उनको जो मौके हैं, मौके हैं जिसने शहादत किया, वो थोड़ा सा उस पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो अगर इस तरह ये स्ट्रिक्ट हो जाए तो उससे है कि हमारी पेडेंसी जो केसेस हैं वो ज़रा जल्दी डिसाइड होना शुरू हो जाएंगे और ये है कि वो पीछे पेडेंसी जो है वो कम हो जाए। तो ये जो पेनेंसी जो है या डेट्स का जो आप कह रहे हैं जजमेंट्स ली जाती हैं, ये कोई इंसाफ की राह में रुकावट का सबब भी बनती हैं फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ जो एप्लीकेशंस मूव की जाती हैं इसके लिए वो तो बिल्कुल ऐसी होती हैं, लेकिन समटाइम्स हमें जो आपके हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं कि उसको थोड़े से मसले को डिले करें, कि कुछ मामलात होते हैं, कुछ
ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो बहुत तक वक्ती तौर पर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये नहीं समझ, एक सबसे बड़ा हमारा बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के और आवाम के अंदर, जो कि मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे आज एज अ लॉयर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वकील जो है वो बहुत केस को लटका देते हैं या होने नहीं देते, या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमें क्या ज़रूरत है एक लॉयर को किसी केस को खामखा लंबा करने की, क्योंकि हमें जाना पड़ता है। ये क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस होती है, ये क्लाइंट ही कह रहा होता है कि हमने इस तरह से करना है। कभी भी एक वकील, मुझे एक केस जो मेरा अगर 10 तारीखों के अंदर वो वाइंड अप हो जाता है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसके लिए 20 तारीख है। तो लॉयर को सिर्फ इस मामले में ब्लेम करना कि वो केस को लटका देते हैं या वो केस को खराब कर सकते हैं, कोई भी लॉयर आउट ऑफ लॉ कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई कोर्ट आउट ऑफ लॉ के ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये तो हम लोग तो चलते हैं अपने क्लाइंट की एडवाइस के ऊपर। वंस अ क्लाइंट हायर अस, हमें वो अपॉइंट कर देता है, हमें एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, तो हम उसकी इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हो। और डेफिनेटली अगर कोई क्लाइंट किसी भी मामले के हवाले से हमें हमसे कोई एडवाइस लेता है, तो हमें उसको एडवाइस देनी है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो एडजर्नमेंट की जो एप्लीकेशंस हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, ये बाज बात कुछ केसेस के अंदर उस केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी दी जाती है। लेकिन अब आजकल ये है कि इतनी कोई लंबी डेट्स या एडजर्नमेंट्स नहीं दी जाती, तो उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ चुका है। क्या ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जो जो केसेस दायर किए जा रहे हैं या किए जाते हैं, आज से विद द स्पैन ऑफ आप ये कह लें कि 20 ईयर बिफोर, सुनने में तो यही आता है कि जी केसेस जो है वो सच की बुनियाद पे ज़्यादा होते थे। तो आया अब जो है, ये पहली बात तो ये बताइएगा कि केसेस जो हैं वो झूठे सच्चे भी होते हैं, या ये तमाम केसेस जो हैं वो सच की बुनियाद पे दायर होते हैं, या फिर आया कि कोई जो कि हमें ज़्यादातर बात सामने आती है कि जी ये फ़लाँ ने झूठा केस कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया। तो ये झूठे केसेस जो हैं वो कैसे कम हो सकते हैं या दायर होते भी हैं, इनमें क्या सच्चाई है? जी आतिफ साहब, ये भी एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, इसको समझना पड़ेगा कि जब एक केस चल रहा होता है दो फरीकैन पे, तो डेफिनेटली दोनों हक पे ही होते हैं। डेफिनेटली दोनों, एक केस कर रहा है, एक डिफेंस कर रहा है, और एट द सेम टाइम दूसरा ही केस कर रहा होता है और एक डिफेंस कर रहा होता है, और दोनों हक पे लड़े। लेकिन अगर एक 100 केसेस में हम देखें, 100 केसेस में से 50% केसेस ऐसे ही होते हैं कि जो दोनों पार्टियां समझती हैं कि हम हक पे हैं। कुछ केसेस मिलिशियस होते हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही केसेस जानबूझ के, यानी आप समझिए कि 50% केसेस, उसमें से आप समझ लीजिए कि 25% केसेस मिलिशियस होते हैं, और 25% केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें एक पार्टी वाकई सही होती है और दूसरी के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सही बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो कहना कि 50% केसेस तो आप जेन्युइन केसेस समझे, बल्कि 50% टू 60% ऐसे केसेस हैं जिसमें दोनों पार्टियां अपना मुद्दा बयान करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हम हक पे हैं और इंसाफ के मुताबिक फैसला कर दिया जाए। वो 25% केस मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आते हैं, यानी कि आपने एक केस किसी को तंग करने के लिए कर दिया। और 25% केस होते हैं कि जो मिंगल मैंगल होते हैं, बस चल रहे हैं, इनका कोई, कभी किसी के जहन में होता है कि मैं ये है, कभी ये नहीं है, तो ये मामलात हैं। झूठे सच्चे केस सारे चलते हैं, लेकिन जो झूठे केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाते, वो वक्त के साथ साथ उसको वो ड्रॉप होते जाते हैं। लाइक आज से तकरीबन 4-5 साल पहले अगर आप चले जाए, तो स्टे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिला करते थे, और उनकी कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं होती थी, और आपको स्टे ऑर्डर मिल, लेकिन अब 4-5-6 साल से आप देखें कि कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई हुई हैं, और कोर्ट्स अब थोड़ा सा स्टे देते हुए ज़रा गौर करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं, उसके बाद ही स्टे ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो ये मामलात हैं, झूठे सच्चे केस साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन ये है कि दोनों फरीकियान, जो कि 50% से ज़्यादा बल्कि 60% केसेस ऐसे हैं जो दोनों फरीकियान समझते हैं कि हम हक पे हैं और हमें सुना जाए और हमें उसका फैसला दिया जाए। One more thing, why family cases are increasing day by day, or such like divorce cases
गार्डियन कोड एक्स्ट्रा? जी आतिफ साहब, ये हमारा एक बड़ा अलमिया हमारे कल्चर के हिसाब से, और हमारे हमारे यहाँ कल्चर ही का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक अलमिया है कि हमारे यहाँ डिवोर्सेस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी डिवोर्सेस के या फैमिली के आप कह लें केसेस, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ख़वातीन और मर्दों में सबके अपनी जगह हकूक़ हैं, मियाँ बीवी बच्चों सबके अपने हकूक़ हैं। पहले ये केसेस इसलिए इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि ख़वातीन में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनको बर्दाश्त करना पड़ता था, और इतनी ज़्यादा कोर्ट्स जो हैं वो भी, आप समझिए कि पहले अगर तलाक का कोई केस चल रहा है डिवोर्स का, वो बड़ी देर लटका करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लॉ जो है वो बड़ा क्लियर होता गया, जजमेंट्स आती गई, और ख़वातीन में भी अवेयरनेस आई, और कुछ इस तरह के मामला हुए तालीम से, इंडिपेंडेंस से, कि हमने बेजा जुल्म नहीं सहना। और उसके एक तो ये वजूहत है, तो इसलिए केसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए। पहले ख़वातीन में इतनी ज़्यादा एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन था, उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है। फतवों पे और इस तरह के मामलात पे सारे फैमिली मैटर्स जो है वो पंचायतों में डिसाइड हो जाते थे। अब क्योंकि ख़वातीन और आदमी हो या औरतें हो, सबको अपने अपने राइट्स का पता चलता जा रहा है। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड और वेस्ट के कल्चर को और अपने ऊपर थोप रहे हैं। हम असल में ये भूल गए हैं कि हमारा किस ताल्लुक किस दीन से है। हमारा दीन एक नहायत ही मॉडर्न रिलीजन है। हमने उसको बहुत ज़्यादा एक अपने रिलीजन को एक मटके में या एक कूजे में बंद करके रख दिया। वेरी मॉडर्न, वेरी नेचुरल, और इन ह्यूमन राइट्स पे इतना फोकस करता है हमारा रिलीजन कि मैं नहीं समझता कि आज से पहले किसी रिलीजन ने इतना फोकस किया हो। तो ये वक्त के साथ साथ क्योंकि अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है, और कुछ हमारी तरबियत में भी कमी है। मैं समझ रहा हूँ कि हम अपने बच्चे बच्चियों को सही तरह से गाइड नहीं कर रहे। देखिए, बहुत साफ और मैसेज है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हमारी जाने निसार उनके, कि माँ ने अपनी बेटी को और बाप ने अपने बेटे को हर मामले में, शरई मामले में, हर मामले में उसको गाइड कर रहा है। हम तो अपने बच्चों से इतने दूर हो गए, हम मटीरियलिस्ट लोग बनते जा रहे हैं, हम किसी और तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए सक्सेस की बात है कि हमने पैसा कितना बना लिया, हमारे लिए सक्सेस की बात है हमने कितना बड़ा ओहदा ले लिया। हमारी इखलाकियात, हमारी तरबियत, हमारी फैमिली के जो सिस्टम है, खूबसूरत सिस्टम था, वो दूर होता गया, दूर हो रहा है। तरबियत ठीक नहीं हो रही। दीन में हमें फतवों ने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। हमने दो दो कानून बना लिए। हमें समझ नहीं आती कि हम एक तरफ लॉ ऑफ द लैंड चला रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम शरिया चलाते हैं, तो इसमें भी हमें थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कुछ बच्चों को, बच्चियों को, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। अच्छा, अब आज से आप 20-25 साल पहले वाले जो लोग हैं उनको आप देखें तो कदरे बेहतर हैं उनसे पिछलों से। यानी जो 50 साल पुराने वाली जनरेशन है, अगर आप केसेस में देखें या मामला में देखें, उनसे 25 साल आगे वाली जनरेशन बेहतर है। आप देखिए, सासें बदल गई हैं, सासें पढ़ी लिखी हो गई, अब वो समझती हैं क्या मामला है। अब बहुएं भी अंडरस्टैंड कर रही हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंसी आ गई है ना अब हर इंसान के अंदर, ये थोड़ी सी, मैं नहीं कहता कि ये कोई खवातीन के ऊपर कोई जबर या उनके कोई घेरा तंग करना चाहिए, नहीं। मैं वुमेन राइट्स का बड़ा अलमबदारों में से एक हूँ। लेकिन ये कि हमें हमारी खवातीन को, और आदमी हो, अब हमने एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कल्चर है, एक दीन इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, उसको हमें पशे-पुस नहीं डालना चाहिए। अगर हम उसकी तालीमात पे गौर करें, अपने रिलीजन के ऊपर, और अपने एक दूसरे का ख्याल रखें, तो ये कम हो सकते हैं। ये हम थोड़े से, हम ये मोबाइल्स और इसकी वजह से हमारे जो ऊपर जो एक वेस्टर्न एक तरीकाकार जो छाता जा रहा है, ये बड़ा अजीबो-गरीब है। हमारा अपना कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि हम अपने ऊपर अरब कल्चर को
ढाल लें या हम वेस्टर्न, हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी एक अपनी खूबसूरती है, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, एक जायज एक ताम। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से आजकल जो है हमारे, अब देखें कि एक फैमिली जब टूटती है तो आप देखिए कि उससे कितने लोग अफेक्ट होते हैं। एक मियाँ बीवी में जब डिवोर्स होती है तो एक उस इंसान शख्स के पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, शरीफ लोग जितने भी हैं, उधर से बच्ची के भी, और सबसे ज्यादा वो बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो खास तौर पे फैमिली केसेस के अंदर जो है आप हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमें अपने गुस्से में, आज रसूल ने फरमाया कि गुस्से के टाइम फैसले ना करो। और आप, मैं समझता हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये नरेटेड है वेरी क्लियरली कि कोई भी लॉ अगेंस्ट शरिया नहीं बन सकता। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा फतवों पे ना जाएं, आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करें। आप, वेरी क्लियर है कि स्टेट के लॉ को फॉलो करना है। अल्लाह ताला के पास जब हमने हाजिर होना तो स्टेट जवाब देगी। यू फॉलो द लॉ ऑफ द स्टेट। जो स्टेट आपको कानून दे रही है वो खिलाफ शरिया नहीं हो सकती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। तो इसलिए आप इन चीजों से भी बचें। हमारे ये कि डिवोर्सेस के बहुत सारे, हम किसी दिन डिवोर्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है कि डिवोर्स क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर मुख्तलिफ फिका के हवाले से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। तो अगर हम अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें वक्त के साथ साथ और उसको समझने की कोशिश करें तो ये हमारे जो केसेस और ये हमारे मामला बढ़ते जा रहे हैं ये कम हो अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे जो आने वाले जो नए लॉ एसोसिएट्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देते हैं कि उनको जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो वो प्रोफेशनल को किस किस हद तक सिंसियर होके करें, और दूसरा कि आया कि उन्हें कोई लॉ फर्म ज्वाइन करनी चाहिए या इंडिपेंडेंसी के तहत जो है वो अपनी प्रोफेशन को जारी रखें या शुरू करें। जी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यू कमर्स के लिए, जो हमारे बच्चे अब नए इस फील्ड में आ रहे हैं। मैंने आपसे आतिफ साहब एक पहले जिक्र किया था कि जो अर्ली 5 years है ना किसी भी लॉयर के, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने सिर्फ पढ़ना है, फोकस करना है, और उससे भी पहले बात है कि जब आप कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो आप थ्रेटिकली बड़ा फोकस करें। एक बड़ा ही गलत रवैया मैं समझता हूँ, एक एडवाइस दी जाती है कि जी वो कॉलेज में क्या पढ़ना, फील्ड में जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा नहीं। आप फील्ड में, अगर आप कॉलेज के ज़माने में अगर आप एक अच्छे तरीके से आप थ्रेटिकली अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, जबकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो वहाँ पे भी आपको समझाई जाती है कोर्ट मोड्स के हवाले से, तो वो आगे जाके आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। यानी जो चीज आपने एक साल में समझनी है वो आप 2 महीने की प्रैक्टिस के अंदर अंडरस्टैंड करें। यूं ही आपके सामने कोई मैटर आएगा प्रैक्टिकली या प्रैक्टिस के अंदर, आप कहेंगे यस आई नो अबाउट प्रैक्टिकली व्हाट वाज दैट। ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 5 साल बहुत हार्ड वर्किंग, अच्छी फर्म्स को ज्वाइन करें। अच्छी फर्म्स कैसी हैं, एक तो जिनके पास केसेस हों और उनमें रोज, और वो भी देखें अच्छी फर्म्स वो हैं जो कि कैटेगराइज करती हैं अपने आप। मैं समझता हूँ कि मैंने जब बड़ी फर्म्स में देखा है या पाकिस्तान से बाहर भी जो देखा है, उनके वो एकदम से लॉयर्स को ये नहीं होता कि आप कोर्ट्स में पेश हों। जैसे आप सुना ही होगा, एलएलबी है, फिर बार एट लॉ है, फिर आगे सारे मामला आते हैं। तो ऐसी फर्म्स में जो आपको पहले ट्रेंड करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ केस, केस बनाना, केस को लिखना, केस को प्लीड करना, इन कैसे केस बनता है। उसके बाद फिर आपको कोर्ट्स में लेके जाएं। एक, यानी कि एक अच्छी फर्म जो है उसमें अगर आप जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग होती है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, आपको अच्छे केसेस मिलते हैं, उसको आपको गाइड करने वाले लोग हैं। लेकिन ये नहीं इसका मतलब कि अगर बड़ी फर्म्स नहीं है तो कोई जो इंडिपेंडेंट कोई लॉयर अपनी एक फर्म रन कर रहा है या इंडिपेंडेंट अपना ऑफिस रन कर रहा है तो वहां पे आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ी फर्म के अंदर एक माहौल बनता है, आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन है कि हम शुरू में हमने बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में काम नहीं किया, लेकिन है कि हम अपने साथीज़ा के साथ काम करते रहे, वक्त के साथ साथ हमने सीखा है। कुछ आप में खुद भी क्वालिटीज़ होती हैं कि आप अपने आप को किस तरह ग्रूम करें। तो अच्छी फर्म्स में काम करने से डेफिनेटली एक स्टाइल अच्छा होता है, आप सीखते हैं, केसेस ज़्यादा होते हैं,
और आप उसके बाद 4-5 साल उस फर्म के साथ जब आप काम करते हैं, कुछ आपको क्लाइंट को टैकल करने का तरीका और आपकी अपनी भी छोटी छोटी क्लाइंटेज बनना शुरू होती है। उसके साथ 4-5 साल जब आप उस फर्म में काम कर लें अच्छे से, तो उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाए। ऐसे ही है जैसे हमने भी शुरू में 4-5 साल फर्म्स में काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हो गए। फिर एक मैंने अपनी एक फर्म बना ली मंसूर लॉ कंपनी के नाम से। फिर हम उससे आगे बढ़े, आज हम लीगल मैगजीन्स इंटरनेशनल के नाम से एक अमलगामेशन हमने बना ली है और उसमें 2-3 फर्म्स हैं जो कि हम मिल के जॉइंट वेंचर ऐसा काम कर रहे हैं। और हम ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर की जो मैटर्स हैं उनको भी अब टैकल करना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि वन ऑफ माई सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू कंप्लीट नेक्स्ट ईयर, तो हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। तो ये मेरा मतलब है कि एक सफ़र है, 5 साल की आपकी हार्डशिप है एक अच्छी फार्म में या एक अच्छे सीनियर के नीचे। उसके फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक फार्म बनाते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं। फिर आप फार्म से आगे अमलगामेशंस भी आए आपके पास, जैसे हमारी अब ये लीगल मैगजीन्स नेट इंटरनेशनल है। हम इसमें सिर्फ हमारे पास तमाम साइडों के इसके अंदर स्पेशलिस्ट मौजूद है। हमने एक अपना सेक्शन बनाया है जो क्रिमिनल को डील करता है, एक सेक्शन सिविल मैटर्स को डील करता है, एक जो है वो रेट्स के हवाले से वो मामला हाई कोर्ट के टैकल करते हैं, एक हमारा डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास हर तरह की एक्सपर्टीज है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ आप ग्रो करते हैं, आगे आते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है वो इसको अपने एक्सपेंड करते हैं। और इसमें बड़ा जरूरी है कि आप एक्सपेंड करें। इस प्रोफेशन में आप अगर ब्रेक लगा देंगे और आप ये समझेंगे कि मुझे सब कुछ आ गया, तो बस वो स्टोरी। आज वन ऑफ माई सन इज एक्सटर्नल लॉ वो कर रहा है, तो डेफिनेटली इज अ स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में अब आ गया। तो मैं उसकी बातें सुनता हूँ और मैं उसकी बुक्स को जो है बात खुद रीड कर रहा होता हूँ कि वो मैं उससे मंगवाता रहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप ये करो वो करो कि क्या हो रहा है दुनिया में, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई ब्रेक तो नहीं लग गई। तो बहुत जिस तरह साइंस आगे जा रही है इस तरह हमारे ये भी सारी फील्ड आगे जा रही है, तमाम फील्ड आगे जा रही है। इसलिए ग्रो करने के लिए आपकी जरूरत है कि आप आपको अपडेट करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। एक अच्छे वकील के लिए बड़ा जरूरी है कि उसकी ग्रेस्पिंग एबिलिटी बहुत बढ़े। ग्रेस्पिंग एबिलिटी कैसे बढ़ती है कि आप फोकस करें। आपको जब कोई केस मिलता है तो आप सिर्फ पूछने पुछाने पे ना केस करें, उस केस को खुद पढ़ें, किसी सीनियर से, किसी भी सीनियर से एडवाइस लें कि असल में देखिए केस आ जाता है, केस को करना मसला नहीं है, लॉ को पढ़ना मसला नहीं है। असल में बहुत सारे ऐसे मतलब उस लॉ से रिलेटेड लॉज निकल आते हैं, उन रिलेटेड लॉज तक जाना है काम, वो कैसे है वो आपके सीनियर और बाकी साथ साथ आपको समझ आती है। तो एक मुश्किल प्रोफेशन है, डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। और ये है कि इसको जो है आप इसमें मेहनत करें। मेहनत टॉप पे हमेशा जगह खाली होती है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मैं जानता हूँ, जो हमारे दोस्त भी हैं, आज वो अपनी अपनी फील्ड में एक अच्छा नाम है उनका और वो उन्होंने बड़ी तरक्की की है हर तरह से। तो बस ये है कि हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, कंपटीशन आज की बहुत ज़्यादा है। मीन टू से प्रैक्टिस मैन मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं ले सकता। उसके आप देखें ना वकालत में आप क्लाइंट को, आपको एक बार क्लाइंट के आप दिल में ये बात डाल देना कि यार इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड ये ऑनेस्टली मेरा केस देख रहा है। और क्योंकि देखिए एक आम बंदा है उसको कुछ नहीं पता कि अदालत में क्या हो रहा है। आप उसको केस करके कहते हैं चाहे आप थोड़ी देर के बाद डेट करें, वो डिसहार्ड हो जाएगा। आप उसको टैकल करना पड़ेगा। उसे क्या पता कि आपके पास 50 केस लगे हैं या 10 केस लगे हैं, आप सुबह जा रहे हैं तो एक केस में तो नहीं पेश होना। अब क्लाइंट का तो बस नहीं चलता कि सुबह जब उसकी डेट होती है तो उसकी तो कोशिश होती है वकील साहब को मैं अपने साथ ही सुनाऊं बैठ के, ताकि मैं उठूं तो वकील साहब को हाथ पकड़ के मैं लेके जाऊं अदालत में। अब वकील साहब ने एक केस तो नहीं करना। तो इसलिए क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है वो इंक्रीज करें, उसको बड़ी ऑनेस्टी के साथ। आपको देखिए आजकल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो आपको अच्छी फीसेस देती हैं, सिर्फ वो चाहती हैं कि हमारा जो लॉयर है वो आप हमें बिल्कुल सही तरह से गाइड करे, प्रोफेशनली भी अच्छा हो, पैसे मिले। आपके साथ भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप कहीं कोर्स में मौजूद हैं तो क्लाइंट जो है वो फ़ोन पे फ़ोन करता जा रहा है तो उसमें फिर आपके क्या
रिएक्शन होता है या मैं उनको एक मैसेज भेज देता हूँ कि मैं कोर्ट में हूँ, मैं जो ही फारिग हूँगा जनाब तो मैं आपको पहली फुर्सत में कॉल करूँगा और आपसे बात करूँगा। और देखिए क्लाइंट्स 10 अगर केस आपके अगर लगे हुए हैं तो आपको 10 फोन तो लाजमी आएंगे रोज कि भाई मेरे केस का क्या बना। एक ये है कि आप जब भी क्लाइंट की जब कॉल आए तो उसको टू दी पॉइंट जवाब दें, कहानियां ना डालें, क्योंकि अगर आप 10 क्लाइंट से कहानियां डालेंगे तो उसका मतलब है कि 5 घंटे तो गए आधे घंटे में। वो जो पूछ रहा है उसको, और इन मजीद कॉलों से बचने के लिए ये है कि आप शाम को जो केस की डेट्स होती हैं और जो उसकी उनका स्टेटस होता है वो जो है उसको आते ही फॉरवर्ड कर दें, या अपने आप क्लर्क को या ऑफिस में किसी की ड्यूटी लगा दें। मेरे तो ऑफिस में ड्यूटी होती है कि वो उनको वो फॉरवर्ड कर दें ताकि उनको कॉल करनी ही ना पड़े। और बल्कि उनको ये एडवाइस करनी चाहिए कि आपको कुछ पूछना भी हो तो यू शुड सेंड मी द वॉइस मेल। वॉइस मेल में आके जब आपके पास टाइम मिलेगा आप उनकी बात सुन के जवाब दे दें, तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस कम होगी। तो टेक्निकली हैंडल करें मैटर को। अच्छा रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि एक वकील के लिए कितना ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना, या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए ये एक मॉरल क्वेश्चन है, इसके लिए इंसान का वली होना जरूरी है अंदर से, और इंसानियत से मोहब्बत। क्योंकि आजकल किसके पास टाइम है कि अगर फर्ज करें एक सड़क चलते बंदे के साथ कोई ज्यादती हो जाती है या उसके राइट्स के अगेंस्ट किसी इदारे के साथ किसी के साथ, तो वो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो उठे और एक रेट तैयार करे और फिर वो हाईकोर्ट में फाइल करे, फिर ऊपर से जाके इंतजार करे सारा दिन। एक मुश्किल काम है। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं समझता हूँ आजकल के दौर में जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं बनी हुई, वो ये काम कर सकती हैं किसी लॉयर को हायर करके। और एज अ लॉयर हमें उसमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हम अपनी फीसेस जो हैं वो नहायत मुनासिब से कर लें, क्योंकि जब एक आप पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई रिट फाइल करती हैं उसका सिर्फ वो आपको भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस को लेना चाहिए, ऐसे केसेस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस तरह की कोई केसेस अगर रिपोर्ट हो जाए या वो मीडिया की आंख के नीचे आ जाए तो वो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपकी क्लाइंटेज इंक्रीज होती है। तो ये है कि उसमें आप समझें कि हम, क्योंकि आपको पता है कि लॉयर्स एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, हम अपनी टीवी पे इश्तेहार या एड्स नहीं दे सकते अपनी सर्विसेज के हवाले से, क्योंकि हमारे ये मिसकंडक्ट में आ जाता है। तो हमारे पास ये एक बड़े ज़बरदस्त वे होता है आपको अपने आप को सामने लाने के लिए कि आप चाहे फीस कम ले लें लेकिन इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को आप प्लीड करें, प्रोसीड करें, तो आपका जो है आपकी शख्सियत जो है एज अ लॉयर जो है वो सामने लोगों की आती है और बहुत सारे लोग आपसे फिर कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली ये जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं। चाहिए बार और बेंच के बारे में ज़रा बताएं कि इसका ताल्लुक जो है वो कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, ये ज़रा व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हमारे एक लेमैन को बार और बेंच के ताल्लुक का चूँकि सही तरह अंदाज़ा नहीं हो पाता, और वो कई मरतबा कई ब्लेम्स जो हैं वो आते हैं, कुछ वकला पे ब्लेम्स किया जाता है कि जी वो जानबूझ के जो है वो डिले करते हैं केसेस को। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसील बताइएगा। देखें बार और बेंच को सबसे पहले तो आप ये समझें कि जैसे मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो बार और बेंच भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा ही बात है कि दो पहिए। अगर बार नहीं होगी तो बेंच क्या करेगा, अगर बेंच नहीं होगा तो बार क्या करेगी। तो दोनों ये एक ऐसा कनेक्शन है कि जिसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इन दोनों ने मिलकर काम करना ही है तो लोगों के लिए कुछ हो सकता है। अगर बार किसी बात पे स्टैंड ले लेती है और बेंच जो है उसके ऊपर वो अपना एक स्टैंड ले लेता है और बीच में एक ब्रेक हो जाती है और बाद में उसमें स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं, तो उसका अल्टीमेट नुकसान पब्लिक को होता है। तो बार एट बेंच का तो मैं कहता हूं कि बल्कि बार एट बेंच क्या, मैं समझता हूं कि जितने भी बार बेंच आपका पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन सब के ताल्लुकात जो है वो बड़े नॉर्मल होने चाहिए। इनमें किसी किस्म की जो रुकावटें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका अल्टीमेट नुकसान आपकी पब्लिक को होता है। तो बार एंड बेंच का तो खैर वही बात है कि बार के वो तो एक लाजमी मलजूम एक इदारे का हिस्सा है।
आज देखेंगे इस बार में से ही आगे जाके जजेस बनते हैं, वही जो आज आप में हम दोस्त बैठे होते हैं, वही एक साइड पे कोर्ट पे बैठे होते हैं। तो इनका तो ताल्लुक हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। बस ये है कि वक्त अब कुछ ऐसे हैं चल रहे हैं कि हमारी डिमांड्स और हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो इस ताल्लुक को ज़रा डिस्टर्ब और इम्तिहान में डाल रही हैं। तो बस हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। तो वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह इसको और अच्छा करेंगे। हमारी कोशिश होती है हम अपनी बेंच को बहुत रिस्पेक्ट दें और हम अपने बेंचेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों से और जुडिशल माइंड को अप्लाई करते हुए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसले दें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। Second question is this: are you satisfied with the arrangement of security arrangements of the lawyers in the courts premises as well as judges? बिल्कुल जी, इसलिए अब देखें कुछ ज़रा हाई कोर्ट में आप देखें कि थोड़ा सा लगता है कि लोअर कोर्ट्स की निस्बत सिक्योरिटी का निज़ाम कुछ बेहतर पहले से हो गया है। तो सिविल कोर्ट में भी जो है इसको ज़रूरत है काफ़ी कि आप सिक्योरिटी के सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि देखें 200 से ज़्यादा जजेस हैं और साइलीन और जजेस तमाम को ख़तरा है और ख़तरात रहते हैं हर वक्त। तो सिक्योरिटी को तो टाइट करना पड़ेगा और इसमें हमें भी कॉपरेट करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉपरेट करना पड़ेगा और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बड़ा मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है कि वो फौरी इक़दाम करें और इसको ज़रा स्ट्रिक्ट करें ताकि कोई ऐसा स्पेशली आप देखेंगे ये सेशन कोर्ट में जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं या ज़िला कचहरी में, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हालांकि वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वाई द सिक्योरिटी में इतने लूप होल्स क्यों हैं। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहाँ आपको ज़िला कचहरी कहते हैं, वो तो मेरे ख्याल फिर भी सराउंडिंग से कवर है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू सिविल कोर्ट या आपकी बैंकिंग कोर्ट्स हैं। लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि क्रिमिनल नेचर लोग आते हैं, उनको बहुत सारे उनके माइंड में होते हैं कि हम किस तरह से अंदर जा सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का स्पेशल प्लान देना पड़ेगा। इसमें यह कि सिक्योरिटी एहलकारों की भी जान तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और लॉयर्स को भी और साइलिन के लिए भी आसानी पैदा होगी। तो इसके ऊपर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि कभी कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए जिसमें किसी का जानी नुकसान या कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो नए वकील हैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिस का जो तरीक़ेकार है, आई थिंक सो दैट इज़ चेंजिंग डे बाय डे। वो अग्रेशन का एक एलिमेंट जो है उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? इज इट ट्रू और नॉट? जी देखें, बात यह कि एग्रेशन, वाई सम वन बिकम एग्रेसिव, यहाँ तो कोई ऐसी बात हो गई है जिसका जज्बात से और आपकी मेंटल एबिलिटी से या किसी मामले से ताल्लुक अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे एग्रेसिव तभी होता है जब बंदे को पता ना हो कि उसने क्या कहना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हम लोग पढ़ते कम, हमारा रिसर्च वर्क नहीं है। अब बात ये होता है कि जब एक केस चल रहा होता है तो हम कोर्ट से कुछ ऐसे भी रिलीफ मांगना शुरू कर देते हैं जो कि नहीं बनते, लेकिन वो हमें शायद लग रहा होता है कि यह रिलीफ बनता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है ये क्योंकि डेफिनेटली यंग ब्लड जो है वो ज़रा एग्रेसिव होता है, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन फील होता है। ये एग्रेशन ख़त्म हो सकता है। मैंने आपको कहा कि इसके लिए आप अगर हमारे यंग लॉयर्स, मैंने आपको कहा कि अर्ली 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिमिनल में तो 5 साल अगर आप शुरू के लगा लें तो आप बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। सिविल का ज़रा अहाता बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप पढ़ के और अपना केस तैयार करके जाएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि आपके पास हर सवाल का जो जवाब होगा तो फिर एग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एग्रेसिव और मामलात में होते जा रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में एग्रेसिव होते जा रहे हैं। हम कोर्ट्स के अलावा अब हमने ये चंद सालों से एक जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ी सी हद से ज्यादा नौजवानों में
और लॉयर्स में स्पेशली देख रहे हैं। यार देखें, हम लॉयर्स हैं, हमारा काम पब्लिक केसेस को रिप्रेजेंट करना है। मैं किसी पार्टी का या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं करूंगा। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, और ठीक है, मेरा वोट है, मैंने किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो देना है, लेकिन हमें कोर्ट्स में और कहीं पे भी अपनी यूनिफॉर्म, उसका तकद्दुस देखें। लॉयर्स ही स्ट्रगल्स और मूवमेंट में आगे होती है। हमने मूवमेंट्स की, हमें याद है, हमने यहाँ पे डंडे, हमने यहाँ पे शेल खाए हैं। किसके लिए खाए थे? फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कोई पार्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन वी वर फाइट। बस ये है कि यंग लॉयर्स को और हम न्यू कमर्स को मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा तहम्मुल, क्योंकि हर हर बात ना टेबल पे खत्म होनी होती है। आप टेबल हम मैं चंद सालों से देख रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं, और हम हमारे जो इतने प्यारे ताल्लुक और वो जो है वो इस एग्रेशन की वजह से कम हो रहा है। हमारी दोस्तियां जो हैं वो अब दोस्तियों से बस सलाम दुआओं तक रहती जा रही है, और उसकी वजह ये है कि हम पॉलिटिक्स में खाम खा हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हम करें डेफिनेटली, मैं अगर एक लीडर को पसंद करता हूं तो मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, बट डोंट मेक इट कि हम बहुत ज्यादा वो किसी भी पार्टी का। तो मैं नौजवानों को, बल्कि तमाम लॉयर्स को कहूंगा कि हमें हक के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें हक की बात करनी चाहिए, और जो है वो अच्छे से मामलात को अपने भाइयों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, फीमेल लॉयर्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके लिए ये एक स्ट्रगल वाला प्रोफेशन है, या इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि फीमेल लॉयर्स। देखें, फीमेल लॉयर्स को इस प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है, एक मुश्किल है। बहुत कम फीमेल लॉयर्स हैं जो कि जिनको मौका मिलता है कि वो एक उनका बड़ा नाम बने, और ऐसा नहीं है कि वो नाम नहीं बना सकती, उनकी एबिलिटी का कोई इशू नहीं है। असल में हमारे यहाँ एक माहौल है, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है ख़वातीन को। हम लोग एज आ ले मैन जो है वो शायद लेडी लॉयर्स के ऊपर भरोसा कम करते हैं, या इस तरह के मामलात हैं। तो उनके लिए देखिए, एलएलबी करके ज़रूरी नहीं है लॉ पढ़ के कि आपने सिर्फ वकालत ही करनी है, या जैसे आम हम बेल्स के काम करते हैं, हम इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। लेडीज़ को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करना है इस प्रोफेशन के अंदर। जुडिशरी में है, देखिए जुडिशरी की लाइन से 2 साल के बाद आप एग्जाम्स दे सकते हैं। अब उसके अलावा लोकल कमीशंस जो अपॉइंट हो रही हैं, ख़वातीन हो रही हैं आजकल, एविडेंसेस के नाम पे जो कमीशंस बनता है एविडेंस के लिए, वो है। और उसके अलावा अगर आप अच्छी फर्म्स के अंदर हैं तो आपको फिर और भी बहुत चांस मिले। बाकी ये हमारी इखलाकी, दीनी, माशरती और हमारी जिसको आप कहते हैं कि बार के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको हर तरह से रिस्पेक्ट दें, उनकी हेल्प करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी चाहिए। देखें कि अब कितनी अच्छी बात है कि लेडीज़ के लिए जो है हमारी कोटा है जुडिशरी के अंदर, और बहुत सारी जो, देखिए बात वही है कि मेहनत, हार्ड वर्किंग। आप जितने हार्ड वर्किंग होंगे, तो आज देखें, आज हाई कोर्ट की फर्स्ट सेक्रेटरी इलेक्ट हुई है सबाहत रिजवी, तो ये एक स्ट्रगल है ना। आप उनकी अपनी प्रैक्टिस के बारे में भी देखेंगे तो इज़ अ वेरी गुड लॉयर। वो क्रिमिनल की शायद प्रैक्टिस करती हैं, तो अपना वो एक है। हमारी हाई कोर्ट की वीपीज रह चुकी हैं, लेडीज रह चुकी हैं, मौका मिलता है तो आगे जाती हैं। लोअर कोर्ट्स की भी, लोअर कोर्ट्स में भी है। तो वो ये बात ये है कि प्रॉब्लम्स है कि देखें, हमने उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारी बहनें हैं, हमारी ऑनर है हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। हमें उनके लिए हर वक्त हमारा तन गोश रहना चाहिए, हमें उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, जहाँ पे कोर्ट्स में भी उनको कोई ज़रूरत पड़े तो हमें बिल्कुल मौजूद होना चाहिए। और स्पेशली मैं हमेशा कैबिनेट से मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि ख़वातीन के मामला देखें, जरा हमारे मामलात हैं, वो लेडीज़ हैं, वी आर ऑल द ह्यूमन बींग्स, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, उनको हर तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं हर वक्त हाज़िर हूँ कि अगर ऐसे कोई मामलात होते हैं तो मैं, बल्कि हम लोग, बल्कि हमारे दोस्त, हम सब लोग बहुत आगे होते हैं। तो प्रोफेशन है, लेकिन उनको ये समझ रखते कि अल्लाह ताला ने
ख़वातीन को और इंसान आदमियों को उनकी हर मामलात के हवाले से उनको उस तरह से बनाया है। उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनका एक अपना अपना काम है। तो देखें आप कितनी कितनी बड़ी ऑफिसर्स हैं। आज आप पॉलिटिशियंस में देख लें कि कितने कॉन्फिडेंट और बड़ी बड़ी पोस्टों पे सब लेडीज़ बैठी हैं, गवर्नर स्टेट बैंक की। तो इस तरह की एक हर फील्ड की सख्तियाँ और मुश्किलें होती हैं, वक्त के साथ उसको आप अंडरस्टैंड करें, वो रही हैं। तो भाई ये सारे मामला आते हैं कि लेडीज़ को मौका सिर्फ मिलना चाहिए और हमारी सपोर्ट होनी चाहिए इनको। हमारी बच्चियाँ हैं तो हमने उनको हर तरह से सपोर्ट करना है और हमारा ये बस इखलाकी फ़र्ज़ है। अच्छा रहमान भट्ट सर, ये ज़रा एक मोस्ट सीरियस क्वेश्चन, ये वकला गर्दी का जो एलिगेशन वकला पे लगता है, इसके बारे में ज़रा क्लियर करें। इसके बारे में आपका क्या स्टांस है कि ये मीडिया पे आए रोज़ जो है वो ट्रोलिंग होता है कि जी वकला गर्दी हो गई। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि ये इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या वजह है इसके बारे में। देखिए, ये मैं अगर मीडिया पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो मैं तो उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इसमें हालात और वाक़यात को समझने की ज़रूरत है। एक लेमैन है, उसको अगर वो किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो डिपार्टमेंट वाले उसको एक बात बता देते हैं, तो वो बेचारा चला जाता है, उसे क्या पता। कोई लॉयर्स अगर किसी डिपार्टमेंट में जाता है और वो जायज़ बात पे जाता है और उसको आगे उसको मैनेज करने का कोशिश करता है कोई डिपार्टमेंट, जबकि वो उस कानून को जानता है, वो किसी भी हवाले से हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो वो उस पर अगर थोड़ा सा रिएक्ट करता है या उसको डिफेंड अपने आप को करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे हम मीडिया में कह दिया जाता है जो वकला गर्दी हो गई। मैं कहता हूँ जी कि अगर यकीन करें कि आज ये लॉयर्स हैं तो आप ये पब्लिक जो है ये सांस ले रही है। आप किसी डिपार्टमेंट में जाएं, आपको खाने को दौड़ते हैं। एक लॉयर्स ही होता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एजेंसी ले जाती है, कोई उठाती है, तो आप उसको हायर कर लेते हैं, तो वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब जब वो आपको डिफेंड कर रहा होता है, वो वहाँ पे बहुत सारे मामलात को खुद फेस कर रहा होता है, और जहाँ पे एक जायज़ बात के ऊपर बाज़ बात कोई बात ना मानी जा रही हो और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ता है, तो उसका बुकला गर्दी नहीं रिएक्शन वहाँ उस वो जो एक एक्शन का जो रिएक्शन आता है उसको आप बुकला गर्दी नहीं कह सकते। और ये हर दफ़ा बुकला गर्दी नहीं होती। 100 में से कोई एक आधा केस होता होगा जिसमें कोई ऐसी बात हो गई है कि भाई किसी तरफ से कोई गलती हो गई या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन आप कहेंगे कि हर जगह पे बुकला गर्दी हो रही है, ये तो एक वेरी नॉनसेंस। आप जाके देखें, आप एक वकील के बगैर एक किसी डिपार्टमेंट में जाके देखें, आप एक वकील के बगैर अपने केस को कहीं प्रोसीड करके देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होता है। फिर आपको, और ये भी नहीं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सारे बुरे ही हैं और बुरे लोगों से भरे नहीं। आप पुलिस ले लें, आप सारे बहुत बहुत अच्छे शरीफ और नेक लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी यही है कि दुनियादारी है, हर तरह के मामलात हैं, हर तरह के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ये जो वकला गर्दी को मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ कि ये इस तरह के अल्फाज नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा मीडिया पे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो इस लफ्ज़ को दोबारा से रिपीट भी नहीं करना चाहता, और उस पर भी हम थोड़ा सा रिएक्शन शो किए। लेकिन ये ग्रुप ऑफ लॉयर्स, मुझे याद है कि उन्होंने एक दफ़ा एक पिटीशन फाइल की थी और उस पर बड़ा देखें पढ़ी लिखी बात की ना, देखें हर बात पे जोर से हर बात नहीं मनवाई जा सकती, कुछ तरीका कार होता है। कि उन्होंने एक एप्लीकेशन पे हम रख दी, उन्होंने कहा जी ये ऐसे मामला आता है तो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप देखें कि उस वक्त के बाद से आप ये जो वकला गर्दी का लफ्ज या और भी जो लफ्ज इस्तेमाल होते थे वो बहुत कम हो गए। तो ये मैंने आपको शुरू में बात की थी कि हमें पढ़ना चाहिए। हम अग्रेसिव होते तब हैं जब हमारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं। उन बच्चों ने, यंग लॉयर्स ही थे शायद, उनने एक एप्लीकेशन दी थी और वो पैमरा ने कहा जी आइंदा से ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होंगे, तो वो लफ्ज कम हो गए इस्तेमाल। अब बहुत ही कोई ऐसा एग्रेशन वाला मसला हो जाए तो एक आधे दिन होता नहीं, तो पहले तो जूं रिट पकड़ एक बात पकड़ी जाती थी और यही बात बार बार होती रहती थी। तो बात को समझें, लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि एक मैं आपको और बात बताऊं, आप हमारे यहाँ ये भी परसेप्शन है वो जो वकील है तो ये हो जाएगा। भाई मसला ये है कि वो जो वकील है
उसको लॉ का पता है, उसको अपने राइट्स का पता है, इसलिए वो अपने राइट्स के लिए खड़ा होता है। तो क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए खड़ा हो गया, तो आप कहते हैं जी ये वकील है जी, ये तो बड़ा वो है। तो इस तरह के लॉयर्स को क्योंकि अपने थोड़े से राइट्स का पता होता है, इसलिए वो बात करते हैं। तो बात जब वो करते हैं, तो अगर किसी को पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं पसंद है ना, वकील साहब है ना, वकील साहब बड़े सख्त है जी, बड़े सख्त मिजाज हैं जी, बड़ा उन्होंने हमारी दौड़ लगवा दी। तो बाकी मैंने आपको अर्ज किया कि कुछ मामला हो भी जाते होंगे मिस हैंडल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बात ही मिस हैंडलिंग की है। साहब, लीस्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आप बाहर की सियासत में आना पसंद करेंगे? ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। जी, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत एक मुश्किल रास्ता है और एक ख़ास एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, और हर इंसान में वो एटीट्यूड नहीं होता कि वो सियासत में कदम रखे। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी और ऐसा लगा कि हमें सियासत में कोई कदम लेना है और सियासी तौर पे कुछ काम करने हैं, और तो फिर वो उस वक्त की बात है, उस टाइम देखा जाएगा कि उसको हम उसमें खुद से कदम भी रखें या नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ख्याल तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर लगे कभी कि हम कुछ बाहर के लिए कर सकते हैं, मैं कुछ बाहर भी कर सकता हूँ, तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब जी, यू आर फॉर योर वेलकम। गिविंग प्रीशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये थे जी अब्दुल रहमान भट्ट साहब, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। इनकी हम बातों से बड़े मुस्तफ़ीद हुए, और एक तजर्बाकार लॉयर की बातों से हमने इस्तिफ़ादा हासिल किया। मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि हम अपने पैनलिस्ट से भी बातें करेंगे, तो आज हमने देखेंगे अब्दुल रहमान भट्ट साहब इज़ वन ऑफ आवर पैनलिस्ट। तो उनसे हमने बात की, तमाम कोशिश की कि प्रैक्टिस के हवाले से जो चीज़ा बुनियादी बातें हैं वो उनसे हमने पूछा, उनके बारे में बात की। उन्होंने भी अपने व्यूज़ का इजहार किया, और जो कि एक हमारे आने वाले न्यू कमर्स के लिए या ले मैन के लिए बड़ा कोशिश की कि जो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम हम आप तक पहुंचा सकें वो पहुंचाई हमने। तो इसी तरह हम आइंदा भी आने वाले प्रोग्राम्स में अपने दूसरे पैनलिस्ट जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, और लीगल एक्सपर्ट से भी मुलाकात करवाएंगे, ताकि हम इसी तरह कानूनी बातों को जान सकें और अपने व्यूवर्स तक जो है वो पहुंचा सकें, ताकि वो आसान तरीक़ों को समझ सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।